नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हमारी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के प्रथम अध्याय को हम पढ़ चुके हैं और आज हम हमारा दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो दूसरा अध्याय है बच्चों, उस अध्याय का नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है? तो इस अध्याय में हमें भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना को जानना है। अब जनसांख्यिकी संरचना को जानने से पहले आप लोगों को यह जानना ज़रूरी है कि जनसांख्यिकी वास्तव में होता क्या है। तो आज इस पहले भाग में यानी परिचय में हम यही बात जानेंगे कि वास्तव में जनसांख्यिकी का अर्थ क्या होता है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और जनसांख्यिकी की क्या उपयोगिता है समाजशास्त्र में। तो ये सारी चर्चा हम हमारे इस पहले भाग में करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो जनसांख्यिकी शब्द है इसे अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहा जाता है और ये जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन होता है। तो किसी भी विशेष स्थान की जनसंख्या का जब एक सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है तो उसे ही जनसांख्यिकी का नाम दिया जाता है। अब इसका एक अन्य नाम भी है, वो है जनांकिकी। तो जनसांख्यिकी को ही जनांकिकी भी कहते हैं। अब जब हम डेमोग्राफी शब्द जो कि वास्तव में यूनानी भाषा से बना है, इस शब्द की उत्पत्ति को जानते हैं तो यूनानी दो शब्द हैं, एक है डेमोस और एक है ग्राफीन। तो इन दो शब्द से मिलकर के क्या बना है? डेमोग्राफी। तो जो डेमोस शब्द है इसका अर्थ होता है जन या लोग और जो ग्राफीन शब्द है उसका अर्थ होता है वर्णन। तो यहाँ इन दोनों शब्दों के अर्थों को जब हम देखते हैं तो यही निकल के आता है कि डेमोग्राफी का तात्पर्य है लोगों का वर्णन, क्योंकि ये दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और ग्राफीन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों और आपको ज़रूर याद रखनी है कि डेमोग्राफी शब्द का अर्थ होता है लोगों का वर्णन। तो वास्तव में डेमोग्राफी द्वारा हम लोगों का वर्णन बहुत अलग अलग संदर्भों में कर पाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो जनसांख्यिकी है, ये जो डेमोग्राफी है, इसके अंतर्गत क्या क्या वर्णन किए जाते हैं। तो यहाँ जनसंख्या के आकार में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनका वर्णन किया जाता है, यानी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है, इसका तुलना की जाती है कुछ पिछले वर्षों से और ये जो बढ़त या ये जो बढ़ोतरी है या कमी है इसके कारणों को भी पता किया जाता है। जनसंख्या की संरचना तथा गठन को भी जाना जाता है। तो जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या की क्या संरचना है, यानी इसमें कितने स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न जो आयु वर्ग हैं उनका क्या क्या प्रतिशत है, किस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, किस आयु वर्ग के लोग कम हैं, और इसी प्रकार अन्य कई बिंदुओं के तहत संपूर्ण जनसंख्या की संरचना तथा गठन को जाना जाता है। और इसके अलावा जन्म, मृत्यु तथा प्रवसन के स्वरूपों को भी समझा जाता है। तो कितने जन्म किसी विशेष समय में हो रहे हैं, कितनी मृत्यु किसी विशेष समय में हो रही हैं, उसके अतिरिक्त प्रवसन यानी माइग्रेशन को भी यहाँ समझा जाता है कि किसी विशेष स्थान से लोग कितना प्रवसन कर रहे हैं और अगर प्रवसन कर रहे हैं तो उनके पीछे के कारण क्या हैं। तो ये जनसांख्यिकी वास्तव में हमें इन तीनों बिंदुओं के संदर्भ में वर्णन करके बताती है। यानी जब भी हम जनसांख्यिकी का अध्ययन करते हैं तो हम जनसंख्या के आकार में परिवर्तनों को जान पाते हैं, हम जनसंख्या की संरचना तथा गठन को समझ पाते हैं और साथ ही साथ जनसंख्या में जन्म, मृत्यु तथा प्रवसन के स्वरूपों को भी समझ पाते हैं। तो बच्चों, जनसांख्यिकी की हम चर्चा करते हैं तो यह पता चलता है कि जनसांख्यिकी को भी दो अलग
अलग भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ दो प्रकार की जनसांख्यिकी हो सकती है। एक कहलाती है आकारिक जनसांख्यिकी या फॉर्मल डेमोग्राफी, और दूसरी कहलाती है सामाजिक जनसांख्यिकी या सोशल डेमोग्राफी। अब ये आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी यानी फॉर्मल डेमोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी कैसे एक दूसरे से अलग हैं, इनमें क्या अंतर है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो यहाँ हमने आकारिक जनसांख्यिकी का एक कॉलम बनाया है और इधर आप देख रहे हैं सामाजिक जनसांख्यिकी का कॉलम। यहाँ आकारिक जनसांख्यिकी से संबंधित वर्णन है और वहाँ सामाजिक जनसांख्यिकी से संबंधित। तो आकारिक जनसांख्यिकी के संबंध में आपको याद रखना है कि यह जनसंख्या परिवर्तन के विश्लेषण तथा मापन से संबंधित होती है, यानी जनसंख्या विशेष में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनका विश्लेषण करना और खासकर उनका मापन करना। और दूसरा बिंदु है कि यहाँ मात्रात्मक विश्लेषण पर बल दिया जाता है। यह खास बिंदु आपको जरूर याद रखना है कि आकारिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत मात्रात्मक विश्लेषण पर ही बल दिया जाता है। तीसरा बिंदु ये है कि यहाँ विधि गणितीय विधि का उपयोग होता है, यानी जो गणित के फॉर्मूला होते हैं, सूत्र होते हैं, उनका उपयोग यहाँ अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त आकारिक जनसांख्यिकी में जनसंख्या वृद्धि का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है, यानी जो पुराना पैटर्न है, जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, उसके आधार पर आगे जो परिवर्तन आएंगे उनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ आपको मूल बिंदु जो याद रखना है वो ये है कि आकारिक जनसांख्यिकी मुख्यतः मात्रात्मक विश्लेषण पर आधारित होती है और इसी कारण से यहाँ गणितीय विधियों का या सूत्रों का उपयोग किया जाता है। जब हम बात करते हैं सामाजिक जनसांख्यिकी की, तो ये इससे थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? यहाँ जनसंख्या की संरचना व परिवर्तन के कारण व परिणामों का पता लगाया जाता है। तो सामाजिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत मापन और गणितीय विधियों का महत्व नहीं होता है। सामाजिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या विशेष की संरचना और परिवर्तन के क्या कारण हैं और साथ के साथ उसके क्या परिणाम होंगे, यानी जिस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं उसके आगामी परिणाम क्या होंगे, इसे समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रक्रियाएं व संरचनाएं जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं को नियमित करती हैं। आपको याद रखना है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी समाज में जो सामाजिक प्रक्रियाएं और वहाँ की सामाजिक संरचनाएं होती हैं वो जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं को नियमित करती हैं। इस बात का वर्णन सामाजिक जनसांख्यिकी में किया जाता है, यानी वास्तव में मापन द्वारा जो भी आंकड़े निकल के आते हैं उन आंकड़ों का सामाजिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाता है सामाजिक जनसांख्यिकी में। तो आप याद रखेंगे बच्चों कि ये जनसांख्यिकी के दो रूप हैं, आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी। इसके बाद सभी प्रकार के जो जनसांख्यिकी अध्ययन हैं वे गणना या गिनती पर आधारित हैं, जैसे जनगणना या सर्वेक्षण। अब हम मूल रूप से जब जनसांख्यिकी की बात करते हैं तो सभी प्रकार के जनसांख्यिकी जो अध्ययन होते हैं, खासकर आकारिक जनसांख्यिकी के जो अध्ययन होते हैं वो गणना या गिनती पर ही आधारित होते हैं। जैसे जो भी देश की जनगणना कराई जाती है या कोई विशेष सर्वेक्षण कराए जाते हैं वो गणना पर ही आधारित होते हैं। जनगणना वास्तव में क्या होती है? जनगणना को सेंसस कहा जाता है। अब ये सेंसस क्या होता है? तो किसी निश्चित प्रदेश या भूभाग के लोगों के सुव्यवस्थित आंकड़े एकत्रित करना। तो किसी भी निश्चित प्रदेश या भूभाग के जो भी लोग हैं उनके संबंध में सुव्यवस्थित आंकड़ों को एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप याद रखेंगे बच्चों कि ये जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र विषय के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है।
इसके अलावा वास्तव में जब हम समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति को जानते हैं तो हमें पता चलता है कि इस विषय की उत्पत्ति व अकादमिक विषय के रूप में स्थापना का श्रेय भी किसको है? जनसांख्यिकी को ही है। जनसांख्यिकी के कारण ही हमारे समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हो पाई थी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ये जनसांख्यिकी कैसे शुरू हुई। तो हम याद करते हैं 18वीं शताब्दी के यूरोप को। तो 18वीं शताब्दी के यूरोप में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। ये घटनाएं क्या थी? तो बच्चों आप याद रखेंगे कि एक तो वहाँ राष्ट्र राज्यों की स्थापना होने लगी, यानी औपचारिक रूप से राष्ट्र राज्य स्थापित होने लगे, और दूसरा सांख्यिकी की शुरुआत हुई, यानी एक विषय के रूप में सांख्यिकी शुरू हो गया। अब जो राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई, उस राष्ट्र राज्य की स्थापना के कारण किसी विशेष क्षेत्र का जो शासन था उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। तो राष्ट्र राज्य की भूमिकाओं का काफ़ी विस्तार हुआ और अब राष्ट्र राज्यों के जो शासन करने वाले लोग थे उनके द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किए जाने लगे। अब उन कार्यों को हम यहाँ समझ सकते हैं। तो उन कार्यों के अंतर्गत जन स्वास्थ्य प्रबंधन को महत्व दिया जाने लगा, यानी किसी विशेष क्षेत्र में जिसे राष्ट्र या राज्य का दर्जा दिया जाता, वहाँ जिन भी लोगों का शासन होता वो लोग वास्तव में जन स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान देने लगे थे, यानी उस पूरे क्षेत्र के जन स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जाए इस कार्य को करने लगे थे। इसके अतिरिक्त पुलिस या आरक्षी व कानून व्यवस्था की पालना, इसी के साथ क्या शुरू हुआ? पुलिस या आरक्षी और एक कानून व्यवस्था का जो प्रबंधन है वो भी शुरू हो गया। और अब यह माना जाने लगा कि हाँ, कानूनों का पालन करना आवश्यक है, और यदि कोई व्यक्ति विशेष कानून का पालन नहीं करता है तो जो निर्धारित दंड पहले से बनाया गया है वह दंड उस व्यक्ति को भोगना होगा। इसके अलावा कृषि व उद्योग संबंधी नीतियों का निर्माण, यानी इन दोनों बिंदुओं के अतिरिक्त आप याद रखेंगे कि इन राष्ट्र राज्यों की भूमिकाओं में एक और भूमिका जुड़ गई थी, वो थी कृषि और उद्योग संबंधी नीतियों का निर्माण। यानी जिस क्षेत्र पर वो लोग शासन कर रहे थे उस राष्ट्र का उन्हें संपूर्ण ख्याल रखना था, और उसके अंतर्गत उस विशेष क्षेत्र में जो कृषि कार्य किया जा रहा है, जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, उन सबसे संबंधित नीतियों का निर्माण भी किया जाना लगा। कराधान और राजस्व उत्पादन, अब साथ ही साथ क्या शुरू हो गया? कराधान और राजस्व उत्पादन, यानी विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाने लगे, क्योंकि राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत कई भूमिकाएं निभाई जा रही थी शासकों द्वारा, और इस कारण राजस्व भी प्राप्त किया जाने लगा। यानी कर लगाना और राजस्व की प्राप्ति करने की शुरुआत भी इसी काल में हुई। उसके बाद शहरी शासन व्यवस्था में भी भूमिका को बढ़ा दिया गया, यानी शहर विकसित हुए और उन शहरों के जो शहरी जो स्थान थे वहाँ के शासन के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के तरीके अब अपनाए जाने लगे, कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाने लगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि उस समय यूरोप में जब राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ तो उसकी भूमिकाओं में काफ़ी अधिक विस्तार हुआ, और इस विस्तार के फलस्वरूप ही, इन कार्यों को करने के लिए ही वास्तव में उन्हें जनसांख्यिकी की शुरुआत करनी पड़ी। अब आप यहाँ देखेंगे कि नवीन राष्ट्र राज्यों के नवीन क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जनसंख्या व अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से संकलित करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो यह बिंदु आप याद रखेंगे कि जो नवीन राष्ट्र राज्य थे, उन नवीन राष्ट्र राज्यों के जो नवीन क्रियाकलाप निर्धारित किए गए, उन्हें सुचारू रूप से, उन्हें सही प्रकार से करने के लिए ही यह माना गया कि अब उन्हें जनसंख्या से संबंधित और अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न
आंकड़ों को जुटाना होगा और उन आंकड़ों को संकलित करने के लिए, उन्हें जुटाने के लिए ही कुछ प्रयास हुए। और ये प्रयास क्या थे? तो सबसे पहले अमेरिका की जनगणना 1790 में की गई और इसे ही संभवतः पहली आधुनिक जनगणना माना जाता है। तो बच्चों याद रखेंगे कि संपूर्ण विश्व में संभवतः पहली आधुनिक जनगणना कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी, जो कि 1790 में हुई थी। तो यह तथ्य आपको ज़रूर याद रखना है। उसके बाद यूरोप में भी इसी प्रकार 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इसे अपनाया गया, यानी कि यूरोप में भी अब जनगणना की शुरुआत कर दी गई। हमारे देश भारत में ये जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो एक आप याद रखेंगे कि ब्रिटिश काल के दौरान 1867 से 1872 के मध्य कुछ प्रयास किए गए, लेकिन वास्तव में औपचारिक रूप से 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद हमारे देश में जनगणना का कार्य किया गया है। और यहाँ हम यदि स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना हुई थी 1951 में, और 1951 से अब तक हमारे देश में 7 10 वर्षीय जनगणनाएं हो चुकी हैं। और इन 7 10 वर्षीय जनगणनाओं में से सबसे जो नवीनतम जनगणना थी वो थी 2011 की जनगणना। तो हम जो भी आंकड़े आगे अध्याय में देखेंगे उनमें से हम जो वर्तमान की बात करेंगे तो वहां हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों को ही देखेंगे। भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी जनगणना मानी जाती है। यह आप ध्यान रखेंगे कि भारत देश की जनगणना को विश्व का सबसे बड़ा जनगणना कार्य माना जाता है। यहाँ यह भी सत्य है कि चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है, लेकिन वहाँ नियमित जनगणना नहीं होती है और इस कारण हमारे देश की जनगणना को ही संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ी जनगणना का दर्जा दिया जाता है। जनसंख्या संबंधी आंकड़े राज्य की आर्थिक व कल्याणकारी नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण हैं। आप याद रखेंगे बच्चों कि ये जो जनसंख्या संबंधी आंकड़े जनगणना द्वारा प्राप्त होते हैं, ये किसी भी राज्य की आर्थिक और कल्याणकारी नीतियों का निर्धारण करते हैं। वास्तव में एक राज्य को आगे कौन सी नीतियां अपनानी हैं, किस प्रकार के परिवर्तन करने हैं, ये सभी नीतियां और परिवर्तन जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से सही रूप से ही नियोजित किए जाते हैं। लाखों लोगों के बारे में एकत्रित किए गए विशाल आंकड़े सामाजिक प्रघटना के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे कि हमारे देश में खासकर ये जो लाखों लोगों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, ये विशाल आंकड़े सामाजिक प्रघटनाओं के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत करते हैं, यानी समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे के कारणों को प्रदर्शित करते हैं और एक ठोस तर्क देते हैं कि ये घटनाएं किस कारण से घट रही हैं। इसी तरह आपको याद रखना है, एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यानी वास्तव में एमिल दुर्खिम ने जब अपना आत्महत्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उन्होंने इसी बात को रखा कि जो सामाजिक प्रघटनाएं हैं उनको ही हम व्याख्या करें उस किसी विशेष कारण को समझाने के लिए, यानी आत्महत्या के कारणों को समझने के लिए। उन्होंने आत्महत्या की दर की चर्चा की और लगभग 1 लाख लोगों के पीछे आत्महत्या के मामलों की संख्या बताई। तो वास्तव में आत्महत्या की दर क्या थी? तो 1 लाख लोगों के पीछे आत्महत्या के कितने मामले आ रहे हैं, इसे उन्होंने आत्महत्या की दर कहा। साथ ही साथ याद रखें कि दुर्खिम ने बताया था कि आत्महत्या की दर को सामाजिक कारणों के द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। उनका ये मत था कि यदि लोगों की आत्महत्या की दर बढ़ रही है किसी विशेष क्षेत्र में तो उसे हमें सामाजिक कारणों को पता लगाना चाहिए, यानी यदि ये घटना बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ सामाजिक कारण इसके लिए
उत्तरदायी होंगे ही। इसी प्रकार सामाजिक जनसांख्यिकी वेता समाजशास्त्रियों के समान उन सामाजिक कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो जनसंख्या के रुझानों को निर्धारित करते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों कि जो सामाजिक जनसांख्यिकी वेता होते हैं, यानी जो लोग सामाजिक जनसांख्यिकी का कार्य करते हैं, वे समाजशास्त्रियों के समान ही ऐसे सामाजिक कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो किसी जनसंख्या के रुझानों को निर्धारित करते हैं, यानी उस जनसंख्या की विशेषताओं के आधार पर कुछ पूर्व जो धारणाएं हैं, या हम कहें कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, ऐसी वो कुछ पूर्व कथन कर पाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि सामाजिक जनसांख्यिकी वेता और समाजशास्त्रियों का जो कार्य है उसमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं। तो बच्चों, हमारे आज के भाग में हमने जनसांख्यिकी का परिचय लिया। हमने जाना कि वास्तव में जनसांख्यिकी क्या होती है। जनसांख्यिकी के दो विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जिसमें आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी की हमने चर्चा की, और साथ ही साथ हमने कैसे जनसांख्यिकी की शुरुआत हुई, ये सारी चर्चा को इस भाग में किया है। तो बच्चों, आज का भाग यहाँ तक ही। हम हमारे इस अध्याय 2 को जारी रखेंगे अगले भाग में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।